फ्रेंड्स, फिजिकल इन्फिनिटीज मैथमेटिकल इन्फिनिटीज से डिफरेंट होती हैं और फिजिसिस्ट इन्फिनिटीज से डरते भी हैं। लेकिन क्यों? तो इन्फिनिटीज का पूरा खेल समझने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिजिक्स में इन्फिनिटी का होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे फिजिक्स में हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जहां पर मैथ्स में इन्फिनिटी किसी एंडलेस या कभी ना खत्म होने वाली एंटिटी को दिखाती है, वहीं फिजिक्स में इन्फिनिटी इनएक्यूरेसी और इनकम्प्लीटनेस को शो करती है। मतलब अगर फिजिक्स में कहीं इन्फिनिटी आती है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, या फिर इस मॉडल या जिस थ्योरी पे आप काम कर रहे हो वह थ्योरी या मॉडल ही गलत है। जैसे जब भी आप रिलेटिविटी में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा रखने की कोशिश करते हो तो आपको उस थ्योरी में हर जगह इन्फिनिटीज ही इन्फिनिटीज देखने को मिलेंगी। यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब तक ही सही रिजल्ट देती है जब तक ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपकी कैलकुलेशन या थ्योरी में कहीं भी इन्फिनिटी आती है तो आप यूनिवर्स के बेसिक लॉज को ही फॉलो नहीं करते हो। मतलब आप अपनी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए कोई भी फिजिसिस्ट कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी थ्योरी या फिर उसकी कैलकुलेशन में कहीं पर भी इन्फिनिटी आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए ये एक बैड न्यूज है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक साइंस की एक बेस्ट थ्योरी है जिसके प्रेडिक्शंस यूनिवर्स के बारे में काफी एक्यूरेट हैं। इस थ्योरी को जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है तो रिजल्ट में इन्फिनिटी आती है, और जब कैलकुलेशन से इन्फिनिटी को रिमूव किया जाता है तो रिजल्ट एक्यूरेट मिलते हैं। अगर आपके आंसर में कहीं भी इन्फिनिटी आती है तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। इन्फिनिटी के रिमूवल प्रोसेस को हम रीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह इन्फिनिटी हमारे लिए फिजिक्स में कई प्रॉब्लम्स लेकर आती है। अब 1980s में स्ट्रिंग थ्योरी ने पूरी दुनिया के सामने एक नई एक्साइटमेंट और एनर्जी जनरेट की। बहुत सारे फिजिसिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करने लगे, क्योंकि ये पहली बार था कि पार्टिकल फिजिसिस्ट के सामने कोई फाइनाइट थ्योरी आई हो, एक ऐसी थ्योरी जिसमें इन्फिनिटी बाकी थ्योरीज की तरह नहीं आ रही हो, जहाँ बाकी थ्योरीज बेसिक एंटिटीज को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम दे रही थी जो कि स्पेस टाइम में अपने रास्ते को ट्रेस करते हैं। वही दूसरी तरफ स्ट्रिंग थ्योरी बेसिक एंटिटीज जैसे कि स्ट्रिंग्स, लाइंस, छोटे छोटे लूप्स को कंसीडर कर रही थी। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स में बहुत अपीलिंग थ्योरी है और पार्टिकल फिजिक्स की पहली फाइनाइट थ्योरी है। तो अगर आपके सामने फिजिक्स में कहीं भी इन्फिनिटी इंट्रोड्यूस हो तो समझ लीजिए जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो रास्ता फिजिकल लॉ को फॉलो नहीं करता। आपकी थ्योरी या कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक हुई है, इसीलिए फिजिसिस्ट इन्फिनिटीज से काफी डरते हैं और फिजिक्स में इन्फिनिटीज का आना एक अपशगुन जैसा माना जाता है। तो ये सब तो था फिजिकल इन्फिनिटीज के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस्मोलॉजिकल इन्फिनिटी के बारे में। ग्रेविटेशनल थ्योरी और कॉस्मोलॉजी में भी इन्फिनिटीज आती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में सजेस्ट करते हुए बताती है कि यूनिवर्स के स्टार्टिंग के टाइम, जिसको हम बिग बैंग भी बोलते हैं, यानी कि फाइनाइट पास्ट में डेंसिटी इनफाइनाइट थी। मीन्स सिंगुलैरिटी पॉइंट में इनफाइनाइट डेंसिटी थी। पैरेलली आइंस्टाइन की थ्योरी में ये भी प्रेडिक्शन है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओ तो आप ब्लैक होल के सेंटर में इनफाइनाइट डेंसिटी को एनकाउंटर करोगे, और ये इन्फिनिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और इसको हम बोलेंगे एक्चुअल इन्फिनिटी। अब अलग अलग लोगों के उस पर अलग अलग व्यूज हैं। वो कॉस्मोलॉजिस्ट जो पार्टिकल फिजिक्स से आए हैं और इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी यूनिवर्स के बिगनिंग के बारे में क्या कहती है, वो इन एक्चुअल इन्फिनिटीज को रियल नहीं मानते। ऑल्दो वो ये कहते हैं कि अगर आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के सेंटर में डेंसिटी इनफाइनाइट होती है तो हो सकता है इस मैटर में आइंस्टाइन की थ्योरी ही गलत हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स में इन्फिनिटी का आना मतलब हमारी कैलकुलेशंस में मिस्टेक। इसको रीनॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल इन्फिनिटीज को सही मानते हैं, जैसा कि रोजर पेनरोज के अकॉर्डिंग बिग बैंग के टाइम पर इनिशियल इन्फिनिटीज का होना फिजिक्स के स्ट्रक्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअल इन्फिनिटी को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना, क्योंकि यूनिवर्स का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। चलिए अब अगर हम मान लेते हैं कि हर
एक ब्लैक होल के सेंटर में इनफाइनाइट डेंसिटी होती है। अब हमको नहीं पता कि वो पॉइंट फाइनाइटली डेंस है या फिर इनफाइनाइटली डेंस है। इसका पता करने के लिए हमें ब्लैक होल के उस पॉइंट तक जाना होगा, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स का डिफेंस मैकेनिज्म वर्क कर रहा होगा। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इवेंट होरिजोन, ब्लैक होल की वो बाउंड्री जहां पर एक बार भेजी गई इंफॉर्मेशन कभी भी वापस नहीं आ सकती। यानी कि इवेंट होरिजोन में कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार चली गई तो वो इंफॉर्मेशन कभी भी ब्लैक होल के बाहर नहीं आएगी। तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते वो पॉइंट इनफाइनाइटली डेंस है या फाइनाइटली डेंस। इट माइट बी इनफाइनाइट और माइट नॉट। We can't predict it unless we are inside a black hole। एक और क्वेश्चन कि हमारा यूनिवर्स स्पेस में फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट, पर ऐसा लगता है इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि यूनिवर्स फाइनाइट हो लेकिन इसका साइज और शेप हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड हो। लेकिन फाइनाइट वर्ड के बोलने से ही हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट है फिर इसके बियॉन्ड क्या है, इसकी बाउंड्री कहाँ पर है? हो सकता है कि इसके बियॉन्ड कुछ भी ना हो। आप इसे 2D में समझिए। लेट्स सपोज हम एक A4 साइज के पेपर को लेते हैं और इसे यूनिवर्स कंसीडर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इस पेपर की एज भी है, तो यूनिवर्स फ्लैट हुआ तो उसकी भी कुछ एज होनी चाहिए। लेकिन हम क्लोज 2D सरफेस के बारे में सोचे तब, जैसा कि स्फीयर की सरफेस। इस केस में स्फीयर का एरिया तो फाइनाइट होगा लेकिन इसकी कोई भी एज नहीं होगी। तो हो सकता है यूनिवर्स स्फीयर की तरह फाइनाइट हो लेकिन इसकी कोई भी बाउंड्री और एज ना हो। एक्सपेंडिंग 2 डायमेंशनल यूनिवर्स को आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर 2 केसेस हैं। केस 1, यूनिवर्स इनफाइनाइट है और हम यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, हमें यूनिवर्स एक सा ही लगेगा। यूनिवर्स का हर पॉइंट हमें सेम ही लगेगा। हर एक पॉइंट को आप यूनिवर्स का सेंटर सपोज कर सकते हो और यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा होगा जब आप इसे इनफाइनाइट मानेंगे। अब केस नंबर 2, अगर हम यूनिवर्स को फाइनाइट स्फेरिकल यूनिवर्स सपोज करें तब आप यूनिवर्स को एक बैलून जैसा समझ सकते हो। उस बैलून की सरफेस पर गैलेक्सीज मार्क की गई होंगे। जैसे जैसे आप बैलून को इन्फ्लेट करते हो, फुलाते हो, तो आप देखोगे कि गैलेक्सीज एक दूसरे से डिस्टेंट होती जा रही हैं। अब बैलून की सरफेस पे कहीं भी हो, आप देखोगे कि गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रही हैं जैसे जैसे बैलून एक्सपैंड हो रहा है। हो सकता है यूनिवर्स बिल्कुल इसी बैलून की तरह हो जिसका सेंटर ऑफ एक्सपेंशन किसी और ही डायमेंशन में हो। सर आइंस्टाइन ने हम सबको बताया था कि स्पेस की ज्योमेट्री स्पेस में प्रेजेंट मटेरियल की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। रबर ट्रैम्पोलिन की तरह, यानी कि एक फैब्रिक की तरह, आप जितना मटेरियल रखोगे उतना ही कर्वेचर जनरेट होगा। तो अगर स्पेस में काफी ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट है तो कर्वेचर में डिप्रेशन भी काफी ज्यादा होगा और स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो यानी कि हाई डेंसिटी यूनिवर्स के लिए स्फेरिकल ज्योमेट्री होना रिक्वायर्ड है और यूनिवर्स की ज्योमेट्री में फाइनाइट वॉल्यूम भी होगा। लेकिन अगर स्पेस में काफी कम मटेरियल है, यानी कि यूनिवर्स की डेंसिटी काफी कम है, तो ऐसे में नेगेटिव कर्व जनरेट होगा जो कि हमेशा स्ट्रेच्ड और एक्सपैंड होता रहेगा। लो डेंसिटी यूनिवर्स की ज्योमेट्री तो सिंपल होगी लेकिन वॉल्यूम और साइज इनफाइनाइट होगा क्योंकि हमेशा एक्सपेंशन ही होगा। और ये आइंस्टाइन की इक्वेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इक्वेशन हमको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ज्योमेट्री तो बता देती है लेकिन उनकी इक्वेशन यूनिवर्स की टोपोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। हो सकता है यूनिवर्स की टोपोलॉजी का आंसर थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी हमको दे दे, तब तक हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, ये सब डिस्कशन था फिजिकल और कॉस्मोलॉजिकल इन्फिनिटीज के बारे में। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।